Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about glycolysis. So, first of all, what is glycolysis? Glycolysis is a catabolic pathway taking place in all the tissues. जनरल रूल है कि जिन जिन सेल्स को जिन जिन टिश्यूज़ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन सेल्स के अंदर उन टिश्यूज़ के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। अब तमाम बॉडी के सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस जो है वो तमाम सेल्स के अंदर होगी। ग्लाइकोलिसिस का बेसिक पाथवे क्या है कि हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेते हैं सेल के अंदर और उसको ब्रेक करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर, और इस प्रोसेस के दौरान हमें एटीपी और NADH मिलते हैं। सो ये उसका बेसिक जो है वो ओवरव्यू है कि हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और उससे हमें 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 2 ATP और 2 वो कितने मिलते हैं वो हम आगे देखेंगे। 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसके साथ साथ हमें ATP मिलते हैं और NADH मिलते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये सेल्स के अंदर किस तरह होता है। कोई भी अगर आपको चीज़ बनानी हो, इस जस्ट कॉमन सेंस के कोई भी आपको अगर चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने चेयर बनानी है, आपने कोई चाकू वगैरह बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर आपने चेयर बनानी है तो आपको सबसे पहले वुड की ज़रूरत है, आप उसके बगैर चेयर नहीं बना सकते। आप जो कर लें आप चेयर नहीं बना सकते। इसी तरह आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई औजार बनाना है, तो उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो भाई हमने ग्लूकोज को ब्रेक करना है पायरोवेट के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज भी तो हो ना भाई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये ग्लूकोज आती कहाँ से है। ग्लूकोज हमारे पास आती है डाइट से। सो हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं GIT से कि डाइट हमने ली, अब वहाँ से हमने ग्लूकोज को सेल के अंदर तक लेके जाना है और फिर वहाँ पर जाकर उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं GIT से कि ये जो ग्लूकोज हमारे पास आ रही है ये सेल के अंदर किस तरह आएगी। सो यहाँ पर मैंने ये GIT ड्रा की है। एनाटोमिकली तो उस तरह की नहीं है, बस समझने के लिए काफ़ी है कि GIT से हमारे पास ग्लूकोज आई डाइट के थ्रू। अब ये GIT के अंदर है। GIT से जितना भी ब्लड है पहले वो जाता है लीवर के पास थ्रू पोर्टल वेन। सो यहाँ से ब्लड जो है वो अब एपिगैस्ट्रिक वेन्स भी हो सकती हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हो सकती है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये फाइनली ड्रेन करते हैं हमारे पास पोर्टल वेन के अंदर, और पोर्टल वेन जाती है फिर लीवर के पास। तो अब ये ग्लूकोज जो GIT के अंदर थी अब ये आ गई पोर्टल वेन के अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर। अब ये पोर्टल वेन किसके पास जा रही है? लीवर के पास। लीवर में से ये ट्रैवर्स होती है। अब हमारे पास जो ग्लूकोज है इसके स्टोर्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब पहले से जो स्टोर है ग्लूकोज वो भी हम मोबिलाइज कर सकते हैं और GIT से भी हमारे पास आ रही है। सो एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि इस पोर्टल वेन के अंदर जो ब्लड है, एक तो इसने GIT से ग्लूकोज पकड़ी, दूसरी जो लीवर के अंदर स्टोर है हमारे पास ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं ग्लाइकोजन के, तो उनको भी हमने मोबिलाइज किया और उनसे भी जो ग्लूकोज मिली वो भी अब किसके अंदर आ गई? ब्लड के अंदर, जो कि पोर्टल वेन है। ये ब्लड फाइनली ड्रेन हो जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो अब जो हमारे पास जनरल सर्कुलेशन है उसके अंदर ग्लूकोज आ गई। तो GIT से और जो स्टोर्ड हमारे पास ग्लूकोज थी उससे हमारे पास अब ब्लड के अंदर आ चुकी है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस होनी है सेल के अंदर। तो अब हमने इस ब्लड से ग्लूकोज को लेके जाना है सेल के अंदर। ये मैंने एक ड्रा किया हुआ सेल, ये है हमारे पास ब्लड, और ये जो बीच में स्पेस है ये सपोज कर लें ये एक इंटरस्टिशियल स्पेस है बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ग्लूकोज जो है वो फ्रीली ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाती है, यानी कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं चाहिए स्पेशल। फ्रीली जो है ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गई। सो इट मीन्स ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वल होना चाहिए इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, क्योंकि उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है।
तो जिधर भी ज़्यादा होगी उससे दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ज़्यादा है तो इधर मूव कर जाएगी, फ्री मूव कर सकती है ना। अगर इधर ज़्यादा है तो यहाँ मूव कर जाएगी, और ये मूवमेंट होती रहेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। ऐसे ही होता है ना, एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर यहाँ सपोज 15 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के और यहाँ ग्लूकोज के हैं 5 मॉलिक्यूल, तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ मूव करते रहेंगे जब तक यहाँ 10 ना हो जाएं। जब यहाँ 10 यहाँ 10 तो फिर मूवमेंट रुक जाएगी। तो अब इसके नतीजे में होता क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेस और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरस्टिशियल स्पेस और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो आपने बताना है कि इक्वल होती है। अगर आपको एक का पता है तो दूसरी की भी वही होगी। सो अब हम मूव करते हैं आगे, इंटरस्टिशियल स्पेस के भी अंदर आ गए। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है कि हमने इस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आना है। लेकिन मसला यहाँ ये खड़ा हो गया है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड से तो फ्रीली इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गई, लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस से वो फ्रीली सेल के अंदर नहीं आ सकती। सो देयर शुड बी सम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कि इस ग्लूकोज को हमने सेल के अंदर भेजना है। तो अब दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं जिनके ज़रिए ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आई हुई ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाती है। एक उनमें से है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। यानी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जनरली हम कहें एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए ये ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर किस तरह आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है इसके ज़रिए किस तरह आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें यह है कि हाई कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को आप मूव करवा रहे हैं लो कंसंट्रेशन से, और उसके लिए आपके कोई कैरियर चाहिए, कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। है वो हाई से लो की तरफ, लेकिन वो फ्रीली मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पा रही, इसलिए आपको कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ हमें कैरियर प्रोटीन कौन सी चाहिए, उनको हम नाम देते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। हुआ क्या कि ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली कहाँ से बनती है, मैसेंजर आरएनए से। वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है ना, मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से। तो अब ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये सारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होते हैं जो कि इन विच कोड फॉर दीज ट्रांसपोर्टर, वो क्या किया है उन्होंने, वो एक्सप्रेस हुए हैं और एज अ रिज़ल्ट मैसेंजर आरएनए बनना है और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बनी है, यानी ये ट्रांसपोर्टर्स। और उसके बाद क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्टर्स आकर मेम्ब्रेन के अंदर लग गए हैं। तो अब सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, पहले एक बार लग गए, फिर वो रिन्यूअल होता है, वो अलग कंसर्न है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। तो अब ये मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। कौन से ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, क्योंकि इन्होंने ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करानी है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टर हैं दे एग्जिस्ट इन टू कन्फर्मेशनल स्टेट्स, यानी एक कन्फर्मेशनल स्टेट के अंदर उसका जो ओपन पोर्शन है इट इज़ फेसिंग टूवर्ड आउटसाइड, और एक के अंदर वो इनसाइड है। अब नॉर्मली क्या होता है कि उसका जो ओपन पोर्शन है इट इज़ फेसिंग आउटवर्ड, और बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज है ये आकर इस ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड कर जाएगी, और जैसे ही उस ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करेगी इस ट्रांसपोर्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस कराएगी, और जैसे ही उस ट्रांसपोर्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस हुई तो अब उसका जो ओपन पोर्शन पहले बाहर की तरफ था अब वो घूम के अंदर की तरफ आ गया। सो अब जो ग्लूकोज इसके साथ लगी हुई है इट इज़ फेसिंग इनवर्ड। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये ग्लूकोज यहाँ से सेपरेट होके सेल के अंदर आ जाएगी। सो ये उस मैकेनिज्म था कि किस तरह ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए सेल के अंदर एंटर होती है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है हमारे पास जिनको हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहा है दे आर ऑफ 14 टाइप्स, दे आर ऑफ 14 टाइप्स। लेकिन उनमें से कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7। अब उनमें से जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और 3 हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और 3 हैं, दे आर बेसल ट्रांसपोर्टर्स।
बेसल ट्रांसपोर्टर्स का मतलब ये है कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कम है, उसके बावजूद भी वो सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। सो अगर हम लॉजिकली सोचें कि ये हर वक्त थोड़ी सी कंसंट्रेशन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि जिन सेल्स के अंदर ये हैं उनको ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है। तो अब सोचिए हम, तो ऐसे कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं बॉडीज़ के अंदर जिनको ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हर वक्त ज़रूरत है, ताकि अगर थोड़ी कंसंट्रेशन हुई है तब भी ग्लूकोज जाता रहे। मोस्टली सेल्स के अंदर ग्लूकोज तब जाता है जब ज़्यादा हो, लेकिन बेसल ट्रांसपोर्टर ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो अगर थोड़ी सी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। तो इट मीन्स उनका ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आरबीसीज, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया या आरबीसीज हो गया, इनको ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर इनका सोर्सेज यही हैं, तो इनको हर वक्त चाहिए होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हर वक्त, आरबीसीज बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो इसलिए इनके अंदर बेसल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। देन है हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। हम पहले 4 डिस्कस कर लेते हैं, 2 को भी छोड़ देते हैं। ये 1 और 3 थे, अब हम आ जाते हैं 4 पे। जो 4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट। दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब ये कि ये वाले ट्रांसपोर्टर उन सेल्स के अंदर होंगे जिनके अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि ग्लूकोज उनके अंदर खुद ब खुद नहीं जा सकती, अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज उन सेल्स के अंदर जाती है। अब वो कौन कौन से सेल्स हैं? वो 2 सेल्स हैं हमारे पास, एक मसल सेल है और एक एडिपोसाइट्स हैं। ये 2 सेल्स जो हैं इनके अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। ओके हो गया। अब होता क्या है कि इंसुलिन किस तरह अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इंसुलिन का लेवल भी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। अब ये जो इंसुलिन ब्लड के अंदर आई है, ये किस तरह उस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को इन मसल्स और एडिपोसाइट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी? होगा क्या कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं मसल और एडिपोसाइट्स पर, इंसुलिन आकर उनके साथ बाइंड करती है और एज अ रिजल्ट एक इंट्रा सेलुलर सिग्नल जनरेट करती है। बहुत सारे इंट्रा सेलुलर सिग्नल जनरेट करती है, उनमें से एक इंट्रासेलुलर सिग्नल जो है वो इसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। किस तरह कि ये मसल सेल है और एडिपोसाइट्स हैं, इनके अंदर वेजिकल्स होते हैं कुछ, ये वेजिकल्स, और इन वेजिकल्स की मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। सो जब इंसुलिन की बाइंडिंग से इंट्रासेलुलर सिग्नल्स जनरेट करते हैं, उनमें से एक इंट्रासेलुलर सिग्नल आके इनको कहता है भाई आपका टाइम अब हुआ चाहता है, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। तो ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, सी हेयर, ये मेम्ब्रेन करते हैं मूव करते हैं टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, और ये वेजिकल उन सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं। तो अब जो वेजिकल की मेम्ब्रेन है इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और जब उसकी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई तो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टर थे वो भी अब कहाँ आ गए? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंसुलिन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की जो एक्सप्रेशन है मेम्ब्रेन के अंदर वो इंक्रीज होगी, और जब ये ट्रांसपोर्टर इंक्रीज हो गए तो अब जो इंक्रीज कंसंट्रेशन आए ग्लूकोज की वो सेल के अंदर मूव कर जाएगी। तो इंसुलिन इस तरह एक्ट करती है। देन हमारे पास है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ट्रांसपोर्टर मतलब टू वे ट्रांसपोर्टर। टू वे ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब है? टू वे ट्रांसपोर्टर का मतलब ये है कि वो वो इस तरह एक्ट करते हैं कि ग्लूकोज सेल के अंदर भी जा सके और सेल से बाहर भी जा सके। यानी अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो सेल के अंदर आ जाएगी, ब्लड के अंदर कम है तो फिर सेल से बाहर चली जाएगी। तो अब ये टू वे ट्रांसपोर्टर हमें कहाँ चाहिए और क्यों चाहिए? ये तो हमें समझ आती है कि हमने एनर्जी, सेल के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ग्लाइकोलिसिस ज़रूरी है, और उसके लिए ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाना चाहिए। तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट वो करवाएंगे ग्लूकोज की, ये बात तो समझ में आ गई। अब सवाल यह है कि सेल के बाहर कब कराते हैं? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो,
तो इट मीन्स वो जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं। सो वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास मैकेनिज्म पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाते हैं सेल्स के अंदर। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हम सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, ताकि वो जो है हम ब्लड के अंदर भेज के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर सकें। अब वो कौन कौन से हैं ऑर्गन जहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है? तो वो हैं हमारे पास दो, एक है लीवर और एक है किडनी। लीवर और किडनी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और उससे बनने वाली ग्लूकोज जो है अब उसने ब्लड के अंदर आना है। सो इट मीन्स देयर शुड बी सम ट्रांसपोर्टर विच ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम सेल इनटू द ब्लड। सेल के अंदर तो लेके आ ही रहे हैं, लेकिन सेल के बाहर ले जाने वाले भी ट्रांसपोर्टर होने चाहिए। वो कौन से हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू वे ट्रांसपोर्टर। इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू होते हैं, वो है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। यहाँ पर क्या ज़रूरत है भाई इनकी? तो यहाँ पर इनकी ज़रूरत ये है कि हैं जो हमें पता है कि बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट करनी होती है। कितनी इंसुलिन सीक्रेट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? तो ये तो तभी मुमकिन हो सकता है जब हर वक्त वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर रहे हों। यानी उनको हर वक्त पता होना चाहिए बीटा सेल्स को कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज अब ज़्यादा है तो ज़्यादा सीक्रेट करनी है, कम है तो अब कम सीक्रेट करनी है। तो इट मीन्स हर वक्त उनको ब्लड ग्लूकोज का लेवल पता होना चाहिए। सो इसीलिए बीटा सेल्स के अंदर भी बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के अंदर भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू होते हैं, ताकि ग्लूकोज फ्रीली सेल के अंदर और बाहर आ जा सके और वो उसको मॉनिटर करके उसी हिसाब से इंसुलिन सीक्रेट कर सकें। तो ये 1-3 हो गया जो बेसल ट्रांसपोर्टर हैं, CNS और RBCs के अंदर अबंडेंट होते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 इंसुलिन डिपेंडेंट हैं जो कि मसल और एडिपोसाइट्स के अंदर होते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 वे ट्रांसपोर्टर हैं जो कि लीवर, किडनी और बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के अंदर होते हैं। अब हमारे पास रह गया 5 और 7। जो 5 और 7 है ये ईजी है, इसके बारे में ज़्यादा अभी डिटेल में हमने नहीं जाना। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 हैं, ये थोड़े हट के हैं। तो ये ग्लूकोज, नाम तो इनका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, लेकिन ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट नहीं करवाते, ये फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? टेस्टीज के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। टेस्टीज के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स अपनी एनर्जी के सोर्स के तौर पे फ्रुक्टोज को यूज़ करते हैं, नॉट ग्लूकोज। सो उनके अंदर ग्लूकोज की फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट करवानी है ताकि स्पर्म्स को एनर्जी मिले। तो इसलिए टेस्टीज के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 होते हैं। और इसी तरह हमारे पास डाइट से सिर्फ ग्लूकोज तो नहीं आ रही, फ्रुक्टोज भी तो आ रही है, तो वहाँ से उसको एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 होते हैं। देन हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7 होते हैं, ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। और दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो साइटोसोल के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। 3 जगह पर होती है, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हम जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे और कौन कौन सा स्टेप वहाँ होता है। तो वहाँ पर ग्लूकोज जब बनती है तो उसको अब ट्रांसपोर्ट कराना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर साइटोसोल में और फिर साइटोसोल से बाहर ब्लड में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज को हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टर चाहिए। वो ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 7। नाउ अब हम आते हैं कि जी ये तो पहला मैकेनिज्म हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। दूसरा है हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर का। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर का ये पाया जाता है जी GIT के अंदर और किडनी के अंदर, 2 जगह पर। एज द नेम इंडिकेट्स सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की, यानी को का मतलब क्या होता है कि साथ साथ इकट्ठे। तो सोडियम और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है वो इकट्ठे होती है। अब हम देखते हैं कि GIT और किडनी के अंदर ये होता कैसे है। दोनों जगह पर उनके मैकेनिज्म जो है वो सेम है। सो हम एक जगह पर उसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी जगह पर वही होगा। सो ये हमारी GIT, ये उसके सेल्स हैं, इनके अंदर ग्लूकोज आती है और फिर यहाँ से ये ब्लड है, हमारे पास ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड के अंदर आ गई। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, हम आएंगे किडनी पे।
सो ये मेजर हमारे पास ब्लड वेसल है, यहाँ से माइनर ब्लड वेसल अब निकल के आ रही हैं किडनी की तरफ, ये अब किडनी की तरफ जो है ये ब्लड आ रहा है। ये है हमारा नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलर, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और फाइनली जो भी स्ट्रक्चर है हमारा कंसर्न नहीं है अभी। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ग्लोमेरुलाई के अंदर इस ब्लड की होती है फिल्ट्रेशन। तो जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज और ब्लड के अंदर मौजूद सोडियम जो है वो अब फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है। अब जो हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद प्रोडक्ट बना है जिसने हमने फाइनली यूरिन की फॉर्मेशन करानी है, तो उसके अंदर अब ग्लूकोज भी आ गई है, सोडियम भी आ गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सोडियम और ये ग्लूकोज यूरिन के अंदर लॉस नहीं होनी चाहिए, हमें ज़रूरत है, तो हमने इसको वापस रीएब्जॉर्ब कराना है। अब रीएब्जॉर्ब होती किस तरह है कि इसमें से जो को ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, इट एक्ट्स ऑन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल क्या है कि एक सब्सटेंस को हम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाएंगे और दूसरे सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाएंगे। ये होगा किस तरह कि जब एक सब्सटेंस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा तो उससे कुछ एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमने मूव करवाना है दूसरे सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर चूंकि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है तो हमने क्या करना है, हमने सोडियम को मूव करवाना है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको यूटिलाइज करते हुए हमने ग्लूकोज को मूव करवाना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो सबसे पहले सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए। अब ये है ल्यूमन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का और ये है उसका सेल, मैंने इनलार्ज किया हुआ यहाँ पे। तो अब सोडियम को अगर हमने यहाँ मूव करवाना है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना क्या चाहिए कि इस जगह पर ल्यूमन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो अब ये किस तरह पॉसिबल होगा कि जो हमारा सेल है, इन सेल के अंदर हैं हमारे पास होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, ये हो गया और ये हो गया, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस उसके अंदर हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस का क्या फंक्शन है, सोडियम पोटेशियम पंप जिन्हें हम कहते हैं, तो इसका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने 3 सोडियम को सेल से पकड़ के बाहर भेज देना है और 2 पोटेशियम को बाहर से पकड़ के अंदर ले आना है, यही इनका काम है, सारा लगे हुए हैं। तो जब ये 3 सोडियम बाहर भेज रहे हैं, हर साइकिल पर 3 सोडियम बाहर, अन्नी पाई हुई, हर साइकिल पे 3 सोडियम बाहर, तो अब ये कर क्या रहे हैं, सेल के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो भाई सेल कहेगा तुसी सही लगे हुए हो, मेरे अंदर से तुम लोग सोडियम ही निकाली जा रहे हो, मेरी तो कंसंट्रेशन कम हो गई सेल के अंदर, अब मैं क्या करूँ, मुझे सोडियम चाहिए। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम है, ये कहता है भाई हौसला रख, टेंशन है ले, मैं हूँ ना, तो मैं तेरे अंदर आ जाता हूँ, इसमें मसला कौन सी बात है। तो अब यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गई, अब यहाँ ज़्यादा है, तो अब ये इजीली जो है यहाँ से मूव कर सकता है। तो ये चूंकि चार्ज पार्टिकल है तो ये डायरेक्टली तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा, सो देयर शुड बी सम ट्रांसपोर्टर। तो अब ये को ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ये को ट्रांसपोर्ट क्या करेगा कि इस सोडियम को जो कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन में है इसको पकड़ के यहाँ भेज देगा जो कि यहाँ लो कंसंट्रेशन में है। तो इट मीन्स इट इज़ मूविंग डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो एनर्जी हमें मिल रही है उस एनर्जी को ये यूटिलाइज करके क्या करेगा, उस एनर्जी को ये यूटिलाइज इस तरह करेगा कि ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर चूंकि कम है सेल के अंदर ज़्यादा है, तो इस ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा देगा। अब सोडियम भी अंदर आ गया सेल के और वो आया है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ग्लूकोज भी सेल के अंदर आ गया और ये आया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देन सोडियम अंदर आया, फिर सोडियम पोटेशियम पंप ने उसको बाहर भेज दिया, तो फिर नया सोडियम वो अंदर आ जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। ये जो ग्लूकोज आई है अब ये सेल के अंदर आई, सेल से हमारे पास ब्लड के अंदर आ गई। बिल्कुल यही मैकेनिज्म जो है वो यहाँ जीआईटी के अंदर काम करता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या फिर हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हो, सो इन दोनों के नतीजे में अब ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सेल के अंदर आ चुकी है। अब सेल के अंदर आ गई, अब हमने इसको आगे ग्लाइकोलिसिस की तरफ लेके चलना है। कहानी बड़ी सिंपल है,
हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। जीआईटी से आई वहाँ से ब्लड के अंदर, उसके अलावा लीवर से जो हमारे पास स्टोर थी वो आई ब्लड के अंदर, अब ब्लड से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गई। अब इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल के अंदर लाने में ये सारे पंगे हुए हैं। अब ये सेल के अंदर आ चुकी है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं, और ये को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसके अंदर हम एक को डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं और दूसरे को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं। सो अब सेल के अंदर ग्लूकोज आ गई है। अब हम अपना जो काम है, अपनी ग्लाइकोलिसिस है, वो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर ग्लाइकोलिसिस किस तरह होती है। सो ये अब आपने इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करनी है। स्टेप्स को रट्टे नहीं लगाने, एंजाइम्स को रट्टा नहीं लगाना, बड़ा इजी है अगर आप इसको फोकस करते हैं। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, ये ग्लूकोज इट इज़ वेरी नॉटी, ये सेल के अंदर आ तो गई है लेकिन ये बाहर भी जा सकती है, इसका भरोसा कोई नहीं है, ठीक है। तो वो जो उर्दू हम पढ़ा करते थे उर्दू शायरी में, तो महबूब बड़ा बेवफा है, तो ये ग्लूकोज भी बड़ी बेवफा है। सेल के अंदर आ तो गई है, अब इसका भरोसा कोई नहीं है, अब ये सेल के बाहर भी जा सकती है। तो भाई हम ग्लाइकोलिसिस किस तरह करवाएंगे, पंगा हो गया भाई। ग्लाइकोलिसिस तो हम तब करवाएंगे जब ये सेल के अंदर टिके, सेल के अंदर ये टिक नहीं सकती, बाहर भी जा सकती है। तो अब हम सबसे पहले इसको ट्रैप करते हैं, ठीक है ना, उतवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ट्रैप करते हैं। तो ट्रैप हम कैसे करते हैं भाई, हम एक फॉस्फेट इसके साथ लगा देते हैं। ये है हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसके। तो इस कार्बन नंबर 6 जो है, इस 6 कार्बन पर हम एक फॉस्फेट अटैच करा देते हैं, ये जिसको मैंने स्टार से शो किया है। तो हमारे पास पहले थी ग्लूकोज, और जब उसके कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट लगा तो अब क्या बन गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये हमारे पास ट्रैप हो गई। कैसे भाई, हमारे पास फॉस्फेट है, ये हम लिखते हैं ना PO4 3 नेगेटिव, ये उसका जो हम फार्मूला लिखते हैं फॉस्फेट का 3 नेगेटिव, इट मीन्स इस पे चार्ज है। और जब चार्ज पार्टिकल इसके साथ लगता है, ये लार्जर चार्ज पार्टिकल है, ये अब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों भाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है उसमें से चार्ज पार्टिकल नहीं गुजर सकते, मेम्ब्रेन में से चार्ज पार्टिकल नहीं गुजर सकते। सो अब ये ट्रैप हो गई। दूसरा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर तो थे जिसकी वजह से ग्लूकोज जा सकती थी, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ट्रांसपोर्टर नहीं है। सो एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि ग्लूकोज जो हमारे पास आई, नाउ इट हैज़ बीन ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, इजी है। अब लॉजिकली हम सोचते हैं भाई हमने फॉस्फेट लगाया, ठीक है लगा दिया, तो भाई हमें ये मिला कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट दिस फॉस्फेट, तो कहाँ से आना चाहिए, ऑब्वियसली ATP से। तो इट मीन्स इस स्टेप के अंदर क्या हुआ, एक ATP कन्वर्ट हुआ ADP के अंदर और उसने अपना फॉस्फेट इसे दे दिया। नाउ व्हाट शुड बी द नेम ऑफ एंजाइम लॉजिकली। तो टेक्निकली स्पीकिंग हुआ क्या कि ग्लूकोज के साथ हमने फॉस्फेट लगवाया, तो बेसिकली हुआ क्या उसके साथ, उसकी हमने करवाई फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ऐड करवाया ग्लूकोज की। अब जितने भी फॉस्फोराइलेशन कराने वाले एंजाइम हैं उनकी एक फैमिली है पूरी, काइनेजेस। जहां भी किसी की फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना, तो काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। अगर वो कहे कि इसकी फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं काइनेजेस, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं फॉस्फेटेजेस, ये फैमिली ऑफ एंजाइम्स हैं। तो अब यहाँ भी कोई काइनेज इन्वॉल्व होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, कि उसकी फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं तो काइनेज इन्वॉल्व होना चाहिए। जी काइनेज का पूरा नाम क्या होगा, अब उसको काइनेज तो नहीं कह सकते ना, शापर तो नहीं करा सकते, पूरा नाम बताना पड़ेगा। हुआ क्या, अब हम लॉजिकली सोचते हैं कि ये ग्लूकोज हमारे पास कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन शुगर को हम क्या कहते हैं, हेक्सोज। सो वो एंजाइम, वो काइनेज एंजाइम जो 6 कार्बन शुगर की फॉस्फोराइलेशन कराए, उसको क्या कहना चाहिए, हेक्सोकाइनेज।
जो हेक्सोज शुगर की फॉस्फोराइलेशन कराए उसको क्या कहेंगे, हेक्सोकाइनेज। सो यहाँ पर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, हेक्सोकाइनेज। तो ये हमारा स्टेप हो गया। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, उनमें से 3 स्टेप इरिवर्सिबल हैं और 7 स्टेप जो है वो रिवर्सिबल हैं। मेटाबॉलिज्म का एक जनरल रूल याद रख लें कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं उनकी सिर्फ हमने रेगुलेशन करानी है, जो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं उनकी रेगुलेशन नहीं करानी, क्योंकि वो तो भाई जिधर ताकत देखी उधर चले गए, उधर से धक्का लगा इधर, इधर से धक्का लगा उधर, तो उनकी रेगुलेशन होनी नहीं है, वो फारिग हैं, वैसे ही उनको छोड़ दें। तो जो इरिवर्सिबल स्टेप हैं ये थोड़े नखरे वाले हैं, वो कहते हैं भाई हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। अब ये नज़ाकतें हमारी समझ में नहीं आती कि इधर भी चलें उधर भी, हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो फिर उनकी हम कुछ रेगुलेशन करते हैं, उनकी तबीयत वगैरह सेट करते हैं। सो 3 स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर जिनकी रेगुलेशन होती है। सो हम रेगुलेशन भी साथ साथ कवर करेंगे ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। तो ये पहला स्टेप जो है ये इरिवर्सिबल है, तो इट मीन्स इस पे हम थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हुआ क्या कि ग्लूकोज जो आई उसको हमने ट्रैप किया हुआ है, कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो वेयर डज दिस फॉस्फेट कम्स फ्रॉम एटीपी, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। नेम ऑफ एंजाइम काइनेज, कौन सा काइनेज, हेक्सोकाइनेज। अब ये हेक्सोकाइनेज है, इसके 4 आइसोजाइम्स होते हैं, आइसोजाइम्स। ये आइसोजाइम्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्या होते हैं। ये उसी की फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, लेकिन फंक्शन उनका सेम होता है, लेकिन उसी एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अब उनके से 4 आइसोजाइम्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप के हम अंदर रखते हैं हेक्सोकाइनेज 1 2 3 और दूसरे ग्रुप के अंदर रखते हैं हम हेक्सोकाइनेज 4। 4 है ना, तो उनमें से 3 को हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं और चौथे को हम अलग ग्रुप के अंदर रखते हैं, और उसको एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं तो ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, और चूंकि ये हेक्सोज शुगर है तो हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं, जो कह लें। तो 4 आइसोजाइम्स में से 3 जो है हेक्सोकाइनेज 1 2 3 और हेक्सोकाइनेज 4 या ग्लूकोकाइनेज। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हेक्सोकाइनेज है हमारे पास, इट इज़ हेक्सोकाइनेज 1 2 3। ये मैंने खाली हेक्सोकाइनेज लिखा है, लेकिन ये हेक्सोकाइनेज 1 2 3 है। तो ये इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। एक तो इनकी लोकेशन का डिफरेंस है कि ये तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा है हमारे पास ग्लूकोकाइनेज, इट इज़ अबंडेंट इन लीवर एंड बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। लीवर के अंदर ज़्यादा होता है और बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के अंदर ज़्यादा होता है। देन इसके कुछ फीचर्स हैं इन एंजाइम्स के, कि जो हेक्सोकाइनेज 1 2 3 हैं इनका मैकेलिस कांस्टेंट कम होता है, Km कम होता है। Km का क्या मतलब होता है, Km का मतलब ये है कि वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की जिस पर एंजाइम हाफ सैचुरेट हो जाए, यानी उस पे जो एक्टिव साइट्स हैं हाफ वो फिल्ड हो जाएं। जिस कंसंट्रेशन पे, जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम जो है उसकी आधी एक्टिव साइट्स फिल हो जाएं, उसको हम कहते हैं Km। अगर किसी का Km कम है तो इट मीन्स उसकी हाफ एक्टिव साइट्स को फिल करने के लिए, यानी उसको हाफ सैचुरेट करने के लिए जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए वो कम है। इसी तरह अगर किसी का Km ज़्यादा है तो इट मीन्स उसको हाफ सैचुरेट करने के लिए जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए वो भी ज़्यादा है। अब इन दोनों में से किसका Km कम है, किसका Km ज़्यादा है। जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज 1 2 3 हैं इनका Km होता है कम। इट मीन्स कि इनको जो हाफ सैचुरेट करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए वो कम है। इट मीन्स थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी इनको हाफ सैचुरेट कर रही है। सो लॉजिकली टेक्निकली स्पीकिंग कि इनकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट के लिए, यानी ग्लूकोज की थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी इसको हाफ सैचुरेट कर रही है, तो इट मीन्स ये बड़ा रैपिडली उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। और जो ग्लूकोकाइनेज है इसका Km ज़्यादा है, इट मीन्स इसको अगर आपने हाफ सैचुरेट करना है तो बहुत ज़्यादा आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो इट मीन्स इसकी एफिनिटी जो है वो उसके लिए कम है। तो Km और एफिनिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर किसी का Km कम है यानी उसको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम चाहिए हाफ सैचुरेट होने के लिए, तो इट मीन्स उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। और अगर किसी को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए हाफ सैचुरेट होने के लिए, सो इट मीन्स उसकी जो
एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो भी कम है। दूसरा है वी मैक्स। अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ये ग्राफ है, इस साइड पे हमने रखा है कंसंट्रेशन और इस साइड पे हमने रखी है परफॉर्मेंस। ये हम ग्राफ का भी एक रूल समझ लें कि हम कौन सी चीज़ को एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, कौन सी चीज़ को वाई एक्सिस पे। हर दफ़ा हम रट्टा तो नहीं लगा सकते कि भाई दो चीज़ें हैं, इसमें से कौन सी एक्स एक्सिस पे होगी, कौन सी वाई एक्सिस पे होगी, भूल जाएगा। तो हम लॉजिक यूज़ करते हैं। लॉजिक ये है कि भाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, अब एक को हमने रखना है एक्स एक्सिस पे और दूसरे को रखना है वाई एक्सिस पे। अब उन दोनों में से जो चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है, यानी अगर दूसरी चीज़ चेंज हो तो पहली भी चेंज हो जाएगी, तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे। और जो इंडिपेंडेंट है यानी वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उसको हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल, अब परफॉर्मेंस है और कंसंट्रेशन है, दो चीज़ें हमारे पास, दो वेरिएबल हैं। अब इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? क्या कंसंट्रेशन परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है? नहीं, परफॉर्मेंस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बनेंगे ना, तो परफॉर्मेंस एंजाइम की ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन पे परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही परफॉर्मेंस पे कि अगर किसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन एंजाइम की ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। तो अब परफॉर्मेंस को रखा हमने यानी वी मैक्स को वाई एक्सिस पे क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कंसंट्रेशन को हमने रखा एक्स एक्सिस पे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर में आपको शो किया है ये वाला, ये हेक्सोकाइनेज का है। ये कंसंट्रेशन देखें, इस जगह पर, इस कंसंट्रेशन पे, मैं पेन से थोड़ा ड्रा कर लूँ कि इस कंसंट्रेशन पे जो वो है वो हाफ सैचुरेट हो गया। कंसंट्रेशन कितनी चाहिए? थोड़ी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इट मीन्स उसका केएम क्या हो गया? कम। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो इस कंसंट्रेशन पे आके हाफ सैचुरेट हुआ। इतनी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की चाहिए तब वो हाफ सैचुरेट होता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज इतनी कंसंट्रेशन पे भी हो जाता है। सो इट मीन्स हेक्सोकाइनेज का केएम कम है और ग्लूकोकाइनेज का केएम ज़्यादा है। जब हेक्सोकाइनेज का केएम कम है तो इट मीन्स उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, अगर ग्लूकोकाइनेज का केएम ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी एफिनिटी कम है। वी मैक्स, हेक्सोकाइनेज की वी मैक्स कम है। वी मैक्स का क्या मतलब? वी मैक्स कम होने का मतलब क्या है? चूंकि इसका केएम कम है तो इट मीन्स इसको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम चाहिए सैचुरेट होने के लिए, तो इट मीन्स ये जल्दी जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। सो अगर सेल्स को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये उतना जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं करा सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो अब इसको एक्टिविटी को भी ज़्यादा होना चाहिए था। लॉजिकली तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा आ रही है, लेकिन मसला ये है कि इसका केएम कम है, ये जल्दी सैचुरेट हो जाता है। तो ये एक ख़ास मिकदार को तो आगे कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए तो नहीं कर सकता, तो ये जल्दी सैचुरेट हो जाता है, इसलिए इसकी वी मैक्स कम है। जो हमारे पास है ग्लूकोकाइनेज, इसका केएम बहुत ज़्यादा है, ये मतलब काम करता रहता है, बड़ी देर से जाके सैचुरेट होता है। तो अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा भी आ गई तो ये भी उस फ्लड को रिमूव कर देता है, कहता कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। हेक्सोकाइनेज बेचारा प्रेशर में आ जाता है, तो इसकी वी मैक्स कम है हेक्सोकाइनेज की, और ग्लूकोकाइनेज की वी मैक्स ज़्यादा है। देन होता क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कराते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका आइसोमर है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। और ये स्टेप जो है ये इरिवर्सिबल है, सो इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए, नहीं होनी, सॉरी रिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी बनवा सकते हैं और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बनवा सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। सो इसकी रेगुलेशन कोई नहीं होगी स्टेप की, इस स्टेप की रेगुलेशन होगी। स्टेप की रेगुलेशन का मतलब ये है कि उस स्टेप के अंदर जो इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनकी रेगुलेशन करें। इस स्टेप के अंदर जो इंजाइम इन्वॉल्व हैं इनकी रेगुलेशन होगी, वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ये वाला चूँकि
रिवर्सिबल है, तो इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसकी रेगुलेशन नहीं होगी। अब वो एंजाइम कौन सा होगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको देख लेते हैं। क्या याद करेगा भाई तू भी। अब हुआ क्या कि हम उसको कन्वर्ट करा रहे हैं उसके आइसोमर में। सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ एंजाइम? आइसोमेरेज। भाई कौन सा आइसोमेरेज? जिस तरह काइनेज कौन सा था, इसी तरह आइसोमेरेज भी कौन सा होगा। तो हम लॉजिक यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। एंड व्हाट इज दिस? phosphate. So this is phosphorylated glucose, phosphorylated form of glucose. So what should be the name of, और जो इस phosphorylated glucose को fructose 6 phosphate के अंदर कन्वर्ट कराए तो वो कौन सा होगा? फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। आइसोमेरेज तो है, फॉस्फोग्लूको जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज की उसको कन्वर्ट करा रहा है, तो इसलिए हमने उसको कहा फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। ये स्टेप रिवर्सिबल है, सो नो रेगुलेशन। अब हम आते हैं ये जो पहला स्टेप है हमारे इसकी रेगुलेशन पे। दो एंजाइम है। सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सोकाइनेज की रेगुलेशन किस तरह होती है। ये तो हमने दोनों का डिफरेंस एक ही साथ देख लिया, लेकिन ये लोकेशन इनकी अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि उन सेल्स के अंदर रेगुलेशन किस तरह होती है जिनके अंदर हेक्सोकाइनेज है। सो लॉजिकल है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर अब कन्वर्ट कराना है, सो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज होना चाहिए। सो ये ग्लूकोज आके उसको एलोस्टेरिकली एक्टिव कर देता है कि भाई मैं अब ज़्यादा हूँ, तू जल्दी कर, कुछ भी कर, मुझे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करा। तो अब उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, सो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा होने का मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो नाउ दिस प्रोसेस शुड बी स्टॉप। अब हमें मज़ीद ग्लाइकोलिसिस को ये इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं करानी ग्लूकोज की। सो इसको क्या होना चाहिए? इसको अब इनहिबिट होना चाहिए ताकि ये मज़ीद आगे ये प्रोसेस ना चले। सो लॉजिकल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आके इसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देगा। सो सिंपल। ग्लूकोज ज़्यादा है तो हेक्सोकाइनेज को आके एलोस्टेरिकली वो एक्टिव कर देगा। इसी तरह अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है तो उसको इनएक्टिव कर देगा। वो फीडबैक मैकेनिज्म है ना, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसको इनहिबिट कर रहा है, ये वैसे ही उसको चल मेरा पुत्र तैयार हो जा। अब हम देखते हैं ग्लूकोकाइनेज अगर किसी के अंदर ज़्यादा है, यानी ग्लूकोज काइनेज जिन सेल्स के अंदर है उनके अंदर रेगुलेशन किस तरह होती है। वही है, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको एक्टिव होना चाहिए। सो ग्लूकोज क्या करेगा? उसको एलोस्टेरिकली, ये देखें एलोस्टेरिकली उसको एक्टिव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है हेक्सोकाइनेज का, कि हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसको इनहिबिट कर रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लेकिन ग्लूकोकाइनेज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट नहीं करता, उसको इनहिबिट कौन करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए ये रिवर्सिबल है, इसमें कोई मसला नहीं है। एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो ऑटोमेटिकली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो ये अब उसको जाके इनहिबिट कर देगा कि भाई तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, हूँ चल तेरा काम हो गया। सो ये उसकी सिंपल सी एक रेगुलेशन है कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दोनों एंजाइम्स अपनी अपनी लोकेशन के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जो हेक्सोकाइनेज है इसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करवाएगा, और ग्लूकोकाइनेज को एलोस्टेरिकली इनएक्टिव फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट करवाएगा। तो अब हमारे पास जो 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस, उसमें से पहले 2 स्टेप हमने किए हैं। पहले में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनी, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गई फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। सो अब हम आगे चलते हैं कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ आगे हम क्या करते हैं भाई। अब यहाँ देखें ये हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब तक बन चुकी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कराते हैं कि भाई फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन है और उसके कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब हम कहते हैं यार ये कार्बन नंबर 1 है ना, ये खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो इधर भी एक फॉस्फेट हटा दो। तो हम एक और फॉस्फेट पकड़ के उसके कार्बन नंबर 1 पे भी लगा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बन गया? पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब क्योंकि 6 पे फॉस्फेट लगा हुआ था, 1 पे भी लगा हुआ है, तो अब हम कहेंगे फ्रुक्टोज 1,6।
तो अब फॉस्फेट एक नहीं है, दो हैं, तो अब इसको हमने डाइफॉस्फेट कहना चाहिए या बिसफॉस्फेट कहना चाहिए? हम इसको कहते हैं बिसफॉस्फेट। वाई नॉट डाइफॉस्फेट? दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये अब स्ट्रक्चर देखें, 1 2 3 4 6 फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज 1 6, डाइफॉस्फेट क्यों नहीं कहा, इसको हमने बिसफॉस्फेट कहा है। तो ये फ़र्क यहाँ समझ लें कि हम डाई किस कब कहते हैं और बिस कब कहते हैं। तो भाई हम लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज 5 कार्बन है, कोई भी हमारे पास एक शुगर है 5 कार्बन, अगर उसके कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगा हुआ है और कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे डाइफॉस्फेट। या कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है तो इसको भी कहेंगे डाइफॉस्फेट। यानी अगर एडजेसेंट कार्बन साथ साथ जो कार्बन एटम मौजूद हैं उन पर लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे डाइफॉस्फेट। 4 और 5 पे लगा है तो डाइफॉस्फेट, 1 और 2 पे लगा है तो डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर डिफरेंट दूर दूर लगे हैं, लेट्स सपोज एक 1 पे लगा है एक 5 पे लगा है तो ये डिफरेंट, साथ साथ वाले कार्बन पे नहीं है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो कि डिफरेंट कार्बन्स पे लगा हो, साथ साथ वाले पे ना लगा हो, जैसा एक 1 और एक 5 हो गया, 1 और 4 हो गया, 1 और 3 हो गया, तो इन सब को हम कहेंगे बिसफॉस्फेट। तो अब फ्रुक्टोज में हुआ क्या कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब हमने उसके 1 पे लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर देखें, एक 6 पे लगा हुआ है एक 1 पे लगा हुआ है, तो साथ साथ वाले पे नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने बिसफॉस्फेट कहा। कौन सा बिसफॉस्फेट? फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया 1 6 बिसफॉस्फेट। तो ये हमारे पास एंजाइम बन गया, सॉरी प्रोडक्ट बन गया। सो फिर वही लॉजिकल, ये स्टेप भी इरिवर्सिबल है, 3 इरिवर्सिबल स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के, उसमें से पहला हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा जो इरिवर्सिबल स्टेप है वो ये है। सो इस पे भी हमने टाइम लगाना है। सो लॉजिकली ये दूसरा फॉस्फेट कहाँ से आया? ऑब्वियसली एटीपी। तो एक और एटीपी यहाँ यूटिलाइज होगा, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अपना फॉस्फेट इसे दे देगा। तो भाई मजाक हो रहा है इधर, हम ग्लाइकोलिसिस करवा रहे हैं कि हमें एनर्जी मिले, लेकिन हम तो दिए ही जा रहे हैं। सब्र करो, हौसला रखो, अभी तक हमने दिए हैं। वो कहते हैं ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई थोड़े से पैसे लगाएंगे फिर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ये बिजनेस का रूल है, दिस इज़ बिजनेस। तो 2 एटीपी हमने पहले दे दिए, एक फर्स्ट स्टेप के अंदर क्योंकि वहाँ हमने फॉस्फोराइलेशन कराई, एक यहाँ फॉस्फोराइलेशन करा रहे, तो यहाँ भी एटीपी। तो फिर लॉजिकली व्हाट शुड बी द नेम ऑफ एंजाइम? पहले में फॉस्फोराइलेशन कराई काइनेज, तो इसके अंदर भी फॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो काइनेज। कौन सा काइनेज? जिस तरह वहाँ 6 कार्बन शुगर थी तो हेक्सोकाइनेज, इसी तरह यहाँ पे भी हम कोई लॉजिक लगाते हैं नाम की। देखें, इससे पिछले स्टेप में हमने किया था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये वाला स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट कराया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमर बनवाया तो आइसोमिरेज। कौन सा आइसोमिरेज? मैंने कहा था कि दिस इज अ फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की आइसोमेराइजेशन कराए वो फॉस्फोग्लूको आइसोमिरेज। सो जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज को आगे कर की फॉस्फोराइलेशन कराए, जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की आइसोमेराइजेशन कराए तो वो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। तो जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन कराए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सो एंजाइम कौन सा होगा? काइनेज तो है, ये नज़र आ रहा, हाँ नज़र आ ही रहा है, PFK1 लिखा हुआ है मैंने, PFKN फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। वाई 1? क्योंकि एक 2 भी है, ठीक है। और यूं भी हम देख लें कि ये जो फॉस्फोराइलेशन है वो कौन से कार्बन नंबर पे फॉस्फेट लगा रहा है? 1 पे। एक और होता है वो कार्बन नंबर 2 पे लगवाता है, वो हम देखेंगे कहाँ होता है। राइट नो अभी आप सीक्वेंस में चलें, कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एंजाइम शुड बी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब ये स्टेप समझ आ गया कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से। एंजाइम कौन सा हो गया? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1।
इस एंजाइम का आपने नाम रट्टा नहीं मारना, मैंने आपको लॉजिक बताइए कि किस तरह हम एंजाइम का नाम बना सकते हैं। अब इसकी भी रेगुलेशन होनी चाहिए क्योंकि इरिवर्सिबल स्टेप है। तो एक इसकी रेगुलेशन है एलोस्टेरिक और एक है हार्मोनल। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब ये है कि एंजाइम्स पर होती हैं कुछ साइट्स। एक होती है उसकी एक्टिव साइट जहाँ पर आगे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इस एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। सो जब कभी कोई सब्सटेंस एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड करता है तो वो एंजाइम के अंदर एक चेंज इंड्यूस कराता है, और जब चेंज होती है तो या तो वो एंजाइम एक्टिव हो जाता है या फिर वो इनहिबिट हो जाता है। तो ये है बेसिकली एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब लेट्स तीन हमने एलोस्टेरिक इसके रेगुलेटर यहाँ देखने। सबसे पहले एटीपी। एटीपी इसको इनहिबिट करेगा या एक्टिव करेगा, हम लॉजिकली सोचते हैं। हम ग्लाइकोलिसिस क्यों करवा रहे हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी। तो इट मीन्स अगर हमारे पास सेल के अंदर एटीपी ज़्यादा है तो इट मीन्स सेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, और जब सेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं है। और जब हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो क्या अब हमें मज़ीद ग्लाइकोलिसिस करवाने की ज़रूरत है? क्योंकि हम ग्लाइकोलिसिस एनर्जी हासिल करने के लिए करवा रहे हैं। तो जब मज़ीद ग्लाइकोलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम अब ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कराएंगे। इनहिबिट किस तरह होगा कि हम इरिवर्सिबल स्टेप को इनहिबिट कराएंगे, क्योंकि रिवर्सिबल तो वैसे ही फारेग हैं, वो उसका कोई नहीं है, उसकी रेगुलेशन ही नहीं है। रेगुलेशन किसकी है? इरिवर्सिबल की। ये वाला स्टेप कौन सा है? ये इरिवर्सिबल है। तो हम क्या करवाएंगे कि इस स्टेप को जो कैटलाइज कर रहा है एंजाइम उसको इनहिबिट करा देंगे। तो ये एटीपी आगे क्या कराएगा? ये इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करा देगा। जब ये इनहिबिट हो गया तब ये स्टेप नहीं होगा, और जब ये स्टेप नहीं होगा आगे फिर ग्लाइकोलिसिस चलेगी नहीं, तो कहानी ख़त्म। दूसरा है सिट्रेट। अब इसका भी हम लॉजिकली सोचते हैं। सिट्रेट इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रैब साइकिल। हम जब क्रैब साइकिल देखेंगे तो उसमें आएगा किस तरह ये बनता है और इसके क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से ये चंद चढ़ाता है। तो सिट्रेट अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स क्रैब साइकिल ज़्यादा हो रहा है। क्रैब साइकिल ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया, ये एक लॉजिक होगी। इट मीन्स सिट्रेट जब हाई होता है तब हाई होता है जब एनर्जी ज़्यादा होती है। सो अगेन सिट्रेट की कंसनट्रेशन अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो इट मीन्स क्रैब साइकिल ज़्यादा हो चुका है, और जब क्रैब साइकिल ज़्यादा हो चुका है तो अब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुकी है। अब जब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुकी है अब हमें मज़ीद ग्लाइकोलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सिट्रेट आगे क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। सो इट्स वेरी लॉजिकल, नो नीड टू क्रैम। देन हमारे पास एक और है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।